नमस्कार, मैं विनोद कुमार, व्याख्याता रसायन विज्ञान, भारतीय एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 12th क्लास के एक नए चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है विलियन, जो बोर्ड परीक्षाओं में 3 अंक का आता है, जिससे संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में हम निम्न प्रकार से जो बिंदु मैं लिखने जा रहा हूँ उन बिंदुओं का अपने क्रमवाइज से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विलियन की परिभाषा, इसके घटक व इसके प्रकार कितने हैं उनके बारे में। उसके बाद टॉपिक रहेगा सांद्रता, और सांद्रता को भी हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे यहाँ पे। हालांकि हम 11th क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसको हम दोबारा से पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद विलेयता, और विलेयता के बाद विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद जैसे इसमें दो सभी प्रकार के पदार्थों में विलेयता के बारे में बात हो जाएगी, जैसे कि ठोसों की द्रवों में विलेयता, द्रवों की द्रवों में विलेयता, गैस की द्रवों में विलेयता। और प्रभावित करने वाले कारकों में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और आने वाले हैं जो बहुत मस्ट रहने वाले हैं बोर्ड एग्जाम परीक्षाओं के लिए। जैसे कि पहला नाम है हेनरी नियम, दूसरा नाम है राउल्ट नियम, जिसे हम वाष्प दाब से संबंधित टॉपिक के साथ में इसको पढ़ेंगे। फिर हम विलियन के प्रकारों को राउल्ट नियम के आधार पर बांटेंगे, जहाँ पे विलियन को हमने 2 प्रकार में बांटा है, आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन। आदर्श और अनादर्श विलियन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण, और स्थिर क्वाथी मिश्रण पढ़ने के बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो सबसे मोस्ट है, जिन्हें हम कहते हैं अणु संख्य गुणधर्म। अणु संख्य गुणधर्म जो बोर्ड परीक्षाओं में या हमारे सिलेबस में कुल मिला के 4 प्रकार से दिए गए हैं। पहला है, और इसमें भी 4 प्रकार के हैं। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन, और चौथा है पराशरण दाब। ठीक है। और अणुसंख्या गुणधर्म के बाद लास्ट टॉपिक रहेगा वाल्टो गुणांक और इससे संबंधित गणनाएं। तो इस प्रकार से हमारे ये चैप्टर के टॉपिक रहेंगे, और इन टॉपिक्स को हम क्रमवाइज एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विलियन की परिभाषा क्या है, उसके बाद विलियन के घटक कौन कौन से होते हैं, और विलियन के प्रकार क्या क्या हैं। तो इन्हें सबसे पहले हम बात करें परिभाषा की। तो परिभाषा देने से पहले आपको 11th क्लास के टॉपिक के बारे में हमें देखना है। जैसे कि आपने 11th क्लास में सबसे पहले पदार्थ को पढ़ा था, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, सब कुछ, और उसमें भी आपने एक टॉपिक पढ़ा था मिश्रण, नाम था मिश्रण या मिक्सचर। और मिक्सचर को परिभाषित किया था कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आप किसी भी अनुपात में मिला दें तो बना हुआ नया संघटन क्या कहलाता है, वो पदार्थ का मिश्रण कहलाता है। अब मिश्रण को भी हमने 2 भागों में बांटा था, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, जिसे हमने होमोजीनस मिश्रण कहा मिक्सचर, और इसे हमने कहा हेट्रोजीनस मिश्रण। होमोजीनस मिश्रण क्या था, इसकी परिभाषा हमने दी थी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर एक नया मिश्रण बनता है, तो मिश्रण के प्रत्येक इकाई आयतन में यदि सभी अवयवों की सांद्रता समान पाई जाती है तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं।
और इसी समांगी मिश्रण से ही हमने विलयन की परिभाषा दी है। तो विलयन की परिभाषा क्या दी हमने? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। तो परिभाषा क्या हो गई? दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और इस विलयन के किसी भी घटक या अवयव को सामान्य भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो ये हुई सॉल्यूशन या विलयन की परिभाषा। अब हम बात करते हैं विलयन के घटक। तो विलयन के मुख्यतः दो घटक होते हैं। पहला है विलेय, जिसे हम सॉल्यूट भी कहते हैं। दूसरा है विलायक, जिसे सॉल्वेंट भी कहते हैं। अब ये विलेय क्या है और विलायक क्या है, या विलेय किसे कहेंगे और विलायक किसे कहेंगे? तो देखिए, विलेय अल्प मात्रा में पाए जाने वाला घटक है। कोई विलयन आपने बना रखा है, तो उस विलयन में जो अवयव अल्प मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलेय कहते हैं। और जो अवयव आधिक्य मात्रा में, कैसा होगा? आधिक्य मात्रा में या एक्सेस अमाउंट में, या ये लेस अमाउंट में था और ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो जो अधिक मात्रा में उपस्थित है उसे विलायक का, जो कम मात्रा में उपस्थित है उसे विलेय कहेंगे। अब इसे भी हम एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जैसे 20 ग्राम NaCl को मैं 80 ग्राम जल में मिला दूं तो एक विलयन बनेगा, समांगी विलयन बनेगा। और इस समांगी विलयन में NaCl कम मात्रा में उपस्थित है और जल यहाँ पे अधिक मात्रा में उपस्थित है, इसलिए ये तो यहाँ पे क्या है? विलायक, और ये यहाँ पे क्या है? विलेय है। लेकिन इसी की जगह ऐसा भी लिख सकता हूं कि 50 ग्राम NaCl प्लस 50 ग्राम पानी, ऐसा लिया जाए। तो अब यहाँ पे कौन सा विलेय होगा, कौन सा विलायक होगा? तो अब इन दोनों में से दोनों ही बराबर मात्रा में दिए गए हैं, तो यदि आपने इसे विलेय मान लिया है तो ये विलायक हो जाएगा, और यदि इसे आपने विलेय मान लिया है तो ये विलायक हो जाएगा। तो जिसे भी आप विलेय, क्योंकि बराबर मात्रा में उपस्थित है, किसी को भी आप विलेय मान सकते हो, किसी को भी विलायक मान सकते हो। नहीं, इसी तरीके से देखा जाए, मैं यहाँ पे ये कह दूं 60 ग्राम C2H5OH यानी एथेनॉल, और 40 ग्राम यहाँ पे क्या है? H2O यानी पानी। तो ये यहाँ पे मिश्रण बना। एथेनॉल को आपने पानी में मिला रखा है, लेकिन एथेनॉल कितना 60 ग्राम है और ये यहाँ पे कितना 40 ग्राम है। तो जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसे हम क्या कहेंगे? विलायक, और जो कम अमाउंट में होगा उसको हम क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। तो ये यहाँ पे विलायक हो जाएगा और ये यहाँ पे क्या होगा? विलेय है। ये क्या होगा? विलेय होगा। तो इस प्रकार से हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि विलयन का वह घटक जो अल्प मात्रा में उपस्थित है उसे हम विलेय कहेंगे, जो अधिक मात्रा में उपस्थित है उसे हम विलायक कहेंगे। अब विलयन के घटक होने के बाद अब विलयन के प्रकारों की चर्चा करेंगे। तो विलयन के प्रकार पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें और ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि विलयन को वर्गीकृत करना, सीधे रूप में वर्गीकृत करना आसान नहीं है। इसके लिए हमने कुछ आधार माने हैं और उन आधार के अंदर हम विलयन को वर्गीकृत करेंगे। तो विलयन को वर्गीकृत करने के लिए हमने अलग अलग आधारों का उपयोग किया है। तो पहला आधार लिया गया है यहाँ पे विलेय व विलायक, या सीधा कह दूं अवयवों की संख्या के आधार पर। अवयवों की संख्या के आधार पर हम बात करें तो विलयन मुख्यतः 2 या 2 से अधिक प्रकार का हो सकता है।
तो यहाँ पे पहला विलयन है द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। बी है त्रिअंगी विलयन, और सी हम कह सकते हैं बहुअंगी विलयन। कहने का तात्पर्य यह है कि विलयन में विलेय और विलायक इनमें से कौन से घटक कितनी मात्रा में उपस्थित है, कितनी संख्या में है, उनके आधार पर विलयन को हम निम्न रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला क्या है? द्विअंगी विलयन। ऐसा विलयन जिसमें केवल एक विलेय हो और एक ही क्या हो? विलायक हो। जैसे कि NaCl को मैंने पानी में विलेय कर दिया, तो ये एक विलयन कैसा है? द्विअंगी विलयन है। उसके बाद हम बात करें त्रिअंगी विलयन की, तो इस विलयन में दो टाइप के तो क्या होंगे? विलेय और एक प्रकार का क्या होगा? विलायक होगा। ध्यान दें, द्विअंगी, त्रिअंगी या बहुअंगी कैसा विलयन हो, विलायक हमेशा एक ही प्रकार का रहेगा, जबकि विलेय दो या दो से अधिक प्रकार के हो सकते हैं। जब द्विअंगी विलयन था तो विलेय अकेला था और विलायक भी अकेला ही है, और त्रिअंगी विलयन है तो दो टाइप के यहाँ पे विलेय मिल जाएंगे और एक प्रकार का यहाँ पे क्या मिल जाएगा? विलायक। और बहुअंगी विलयन में ये दो से ज्यादा विलेय हों और विलायक यहाँ पे क्या होगा? एक ही होगा, तब ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? बहुअंगी विलयन कहेंगे। तो इनके उदाहरण जानने की हमें आवश्यकता नहीं है, मुख्य रूप से हमारे लिए सिलेबस में कौन सा रहने वाला है? द्विअंगी विलयन, और इसे ही हम बारीकी से पढ़ेंगे। तो अभी एक बार के लिए ये वर्गीकरण में ही हम इतना देखेंगे, बाकी आगे टॉपिक चलेगा तब हम उसमें और इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। दूसरा आधार दिया गया है विलेय की मात्रा के आधार पर, तो ये महत्वपूर्ण भी है, और इसमें हमने बांटा है इसको असंतृप्त विलयन, दूसरा इसमें संतृप्त विलयन, और तीसरा इसमें अति संतृप्त विलयन। जैसे इसको कहेंगे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, इसे हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, और इसे हम कहेंगे सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है विलेय की मात्रा के आधार पर। असंतृप्त विलयन कौन सा होगा, संतृप्त विलयन कौन सा होगा, और अति संतृप्त विलयन कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असंतृप्त विलयन की। ऐसा विलयन जिसमें कमरे के ताप पर यदि और विलेय को उसमें मिलाया जा सके, यानी ऐसा विलयन जिसमें कमरे के ताप पर विलेय को और अधिक मात्रा में विलेय किया जा सके, तो ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाएगा। यानी कमरे के ताप पर आप किसी विलायक में पहले अल्प मात्रा में कोई विलेय मिला रहे हो, फिर उसमें वही विलेय थोड़ी मात्रा में और मिला देते हो, फिर तीसरी बार और मिला देते हो, यानी और आप मिलाते जा रहे हो। उससे क्या बने हुए विलयन के अंदर विलेय की मात्रा तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी रूम टेम्परेचर पर वो विलेय और अधिक मात्रा में उसमें घुल सकता है। इसलिए ऐसा विलयन जो है वो क्या होगा? असंतृप्त विलयन होगा। लेकिन ये विलयन अपने आप में दो प्रकार का हो सकता है, तनु विलयन और सांद्र विलयन। जैसे इसको देखिए, तनु और सांद्र का मतलब क्या है? जो ऐसा विलयन, जैसे मान लो हमने दो पदार्थों मिला के विलयन बना रहे हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिया 20 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको मैंने 100 ग्राम वाटर में, पानी में मिलाया तो एक विलयन बनेगा। और इसी जगह दूसरा विलयन और बना रहा हूँ, वो भी असंतृप्त विलयन है। मैंने वहां पे इसको 40 ग्राम NaOH 100 ग्राम H2O में मिलाया, तो दोनों में से ये
जो विलयन है इसमें विलय की मात्रा अधिक है, इसमें विलय की मात्रा कम है, लेकिन विलयन तो दोनों ही असंतृप्त है, क्योंकि अभी भी आप इसमें यदि NaOH को और विलय करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये दोनों विलयन ही असंतृप्त विलयन है, लेकिन ये इस विलयन की तुलना में कम सांद्र है, इसलिए हम इसे को तनु विलयन कहते हैं। ये कौन सा है? सांद्र विलयन है। अब उसके बाद दूसरे की बात करते हैं, संतृप्त विलयन। तो कमरे के ताप की बात कर रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर पर यदि किसी बने हुए विलयन में और अधिक विलय को नहीं मिलाया जा सके या कमरे के ताप पर और विलय नहीं घुल सके, तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। तो अब संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन दोनों को हमने समझा। उसके बाद देखें हम अति संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन तक हम पहुंच गए कि कमरे के ताप पर और विलय इसमें नहीं घोला जा सकता है। तो अब यदि उसमें और विलय मिलाना चाहते हैं तो विलयन के ताप में परिवर्तन करना पड़ेगा, और विलयन का ताप बढ़ाकर यदि आप उसमें और विलय मिलाना चाहते हो तो विलयन की सांद्रता बढ़ेगी और विलयन में विलय की मात्रा बढ़ेगी। तो जब नया विलयन बनेगा वो विलयन कैसा होगा? अति संतृप्त विलयन होगा, और वो विलयन उस नए तापमान पर स्थायी होगा, और उस तापमान से यदि वापस आप रूम टेम्परेचर पर लेकर आते हो टेम्परेचर, विलयन का ताप कम करते हो, रूम टेम्परेचर पर के बराबर उसका तापमान करते हो, तो अतिरिक्त विलय जो घुला हुआ है वो विलय इस विलयन में से पुनः क्रिस्टलीकृत हो जाता है और विलयन पुनः कैसा हो जाता है? संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन की परिभाषा देना चाहे तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब संतृप्त विलयन का ताप बढ़ाकर उसमें और विलय मिलाया जाए तो नया बना विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। तो ये जैसे इसका एग्जांपल आप बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे हलवाई को आपने जलेबी वगैरह बनाते हुए देखा है, आपने देखा होगा कि उसको चाशनी बनाता है। तो चाशनी वो कैसे बनाता है? चीनी की चाशनी बनाता है, तो वहां पे वो क्या कर रहा होता है? अति संतृप्त विलयन बना रहा होता है। और फिर आप देखते हैं कि यदि वो चाशनी ठंडी होती है तो उस बर्तन के अंदर, कढ़ाई में, बर्तन में, पेंदे में आप देखते हैं कि बड़े बड़े क्रिस्टल जमा हो जाते हैं चीनी के, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण। तो ये प्रकार से विलयनों के प्रकार थे, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन। अब उसके बाद लास्ट तीसरा आधार हम देखते हैं, जिसके अंदर से एक मुख्य बिंदु आएगा, जिसके आधार पर पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो तीसरा आधार हमने क्या दिया? तीसरा आधार है विलायक व विलेय की, मुख्य रूप से तो विलायक की है, ये विलेय की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। तो विलायक और विलेय की प्रकृति के आधार पर यदि इनको वर्गीकृत करना है तो इसमें हमारे पास पहला विलयन है गैसीय विलयन। बी भाग इसका, तीनों को मैं अलग अलग लिख देता हूं, द्रव विलयन, और तीसरा लिख देता हूं ठोस विलयन। देखिए इन सभी में एक बात कॉमन है कि इनमें विलायक की प्रकृति अलग अलग रहेगी, और विलायक की प्रकृति के आधार पर ही विलयन का प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली प्रकृति तो ये है कि विलायक यदि गैस है तो विलयन कैसा होगा? गैसीय। यदि विलायक द्रव है तो प्रकृति के आधार पर ही विलयन कैसा होगा? द्रव विलयन। और यदि विलायक ठोस है तो विलयन कैसा होगा? ठोस विलयन। लेकिन विलय की बात करें तो यहाँ पे विलाय की बात कर लेते। पहले तो ये क्या था? इसके अंदर गैस है, इसमें कैसा रहेगा? द्रव, और इसमें कैसा रहेगा? ठोस। लेकिन विलय की बात करें तो विलय यहाँ पे कोई सा भी हो सकता है, गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है। चाहे वो गैसीय विलयन हो चाहे द्रव विलयन हो, तो इसमें भी गैस, द्रव और ठोस। इसी प्रकार से इसमें भी गैस, द्रव और ठोस। तो ये सभी में विलय की प्रकृति क्या रहेगी? अलग अलग। जबकि विलायक विलयन के प्रकार के अनुसार है, यानी गैसीय विलायक है तो गैसीय विलयन हो जाएगा, द्रव विलायक है तो द्रव विलयन, और ठोस विलायक है तो ठोस विलयन। और इसमें से जैसे कि मैंने कहा कि महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाला है, वो हमारे टॉपिक पूरे चैप्टर का मुख्य आधार भी है द्रव विलयन, क्योंकि हम यहाँ पे मुख्य रूप से द्रव विलयन को ही पढ़ेंगे। अब बात करें इनके एग्जाम्पल की, कि ऐसा विलयन, परिभाषा दे देता हूँ, ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस हो, जबकि विलय गैस, द्रव या ठोस हो।
तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, गैसीय विलयन। तो इसमें अब इन सभी के एग्जांपल भी देख लेते हैं। किसी गैस को गैस में मिलाने पर, सॉरी इस गैस विलय है तो इसको मैंने उस गैस में मिलाया तो एक मिश्रण बनेगा, और उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। और वो समांगी मिश्रण का उदाहरण अपना देना चाहे तो वो क्या है, वायु। और इसके अंदर आप संकल्प जानते हो N2, O2, CO2 अन्य गैसें भी इसमें पाई जा सकती है। तो ये गैसों का मिश्रण है और इसे हम सामान्यतः क्या कहते हैं, वायु। तो ये इसका उदाहरण होता है, यदि आपने किसी द्रव को गैस में मिलाया, किसी द्रव को गैस में मिलाया, तो द्रव को आप गैस में मिलाते हो तो नया विलयन बनेगा, वो भी कैसा होगा, गैसीय विलयन ही। लेकिन विलय यहाँ पे द्रव है, विलायक यहाँ पे क्या है, गैस। और इसका उदाहरण अपने दे सकते हैं जल वाष्प प्लस वायु। उसके बाद देखिए आप ठोस विलय आप ले रहे हो और विलायक कैसा गैसीय है, तो उसका उदाहरण भी देना चाहें। जब आप इस किसी ठोस को गैस में मिलाना चाहोगे तो बना हुआ विलयन कैसा होगा, गैसीय विलयन ही। लेकिन उसका उदाहरण देना चाहें तो जैसे ऊर्ध्व उत्पादित होने वाले पदार्थों का एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल जानते हो NH4Cl को आप गर्म कर दें तो ये वायु में मिश्रित होकर के अपना मिश्रण बना लेगी। तो ये भी एक क्या, ठोस का वायु में मिश्रण है। और ये तीनों चारों इसके एग्जाम्पल हो गए। गैस का गैस में मिला वायु, द्रव का गैस में मिला जलवाष्प प्लस वायु, ठोस का गैस में मिला NH4Cl प्लस वायु। इसी प्रकार द्रव विलयन किसे कहेंगे कि वह विलयन जिसमें विलायक द्रव हो जबकि विलय गैस द्रव या ठोस हो सकता हो, तो ऐसे विलयन को हम द्रव विलयन कहते हैं। और इस विलयन में गैस का द्रव में विलयन देखें हम तो इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको पता है कि पानी में O2 घुली हुई रहती है और इसी को ही जलीय जीव जंतु अपने श्वसन प्रक्रिया के लिए उपयोग में लेते हैं। इसी प्रकार कोई द्रव में द्रव को मिलाया जाए तो इसका भी एग्जाम्पल आप अच्छे से जानते होंगे, C2H5OH प्लस H2O। एल्कोहल को आप पानी में मिला दें तो बना विलयन क्या होगा, द्रव का द्रव में बना हुआ विलयन। और उसके बाद ठोस का द्रव में विलयन देखें तो इसका भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O या C6H12O6 कोई शर्करा और प्लस में पानी में बना हुआ शर्करा का विलयन। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, ठोस का द्रव में विलयन है और दोनों ही क्या बनाते हैं, समांगी मिश्रण। उसके बाद हम देखें ठोस विलयन, तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस हो जबकि विलय ठोस द्रव गैस कोई सा भी हो सकता है, तो ऐसे विलयन को हम ठोस विलयन कहेंगे। और इसके भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, गैस का ठोस में विलयन। तो इसके एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो ये है H2 गैस को आप देखिए निकेल धातु की सतह पर अधिशोषित हो तो ये एक निकेल धातु सतह पर गैस का ठोस में बना हुआ विलयन होगा। इसी प्रकार से कोई द्रव का ठोस में विलयन, किसी द्रव का ठोस में विलयन, तो ये आप बहुत से ज्यादा धातु अमलगम के उदाहरण देखना चाहें आप, जैसे कि मरकरी धातु, Hg धातु को आप सोडियम में मिश्रित करके आप सोडियम अमलगम बना सकते हैं। मरकरी धातु को आप जिंक धातु के साथ मिलाकर जिंक अमलगम बना सकते हैं। तो ये किसके उदाहरण है, द्रव का ठोस में बना हुआ विलयन और ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन। और इसके उदाहरण अपने दे सकते हैं सभी मिश्र धातुएं, सभी मिश्र धातुएं इसके उदाहरण होंगे। अब उसके बाद देखिए ये तो विलयनों के प्रकार हो गए। अब इसके बाद हम टॉपिक की बात करते हैं सांद्रता। तो आगे टॉपिक रहेगा सांद्रता, और सांद्रता की परिभाषा आप किस प्रकार देंगे। तो सांद्रता क्या है, तो कोई भी विलयन बनाना चाहेंगे तो उस विलयन में विलय किसी विलायक में कितनी मात्रा में घुला हुआ है, तो इसे व्यक्त करने के लिए जिस शब्दावली का उपयोग करते हैं वो शब्दावली क्या है, सांद्रता। तो सामान्य रूप में सांद्रता की परिभाषा क्या रहेगी कि विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में कोई विलय कितनी मात्रा में घुला हुआ है वह उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता। और सांद्रता को पूर्ण से व्यक्त करना चाहे तो उसके लिए हमने कुछ विशेष आधार लिए हैं। जैसे कि पहला अलग अलग प्रकार के मात्रक काम में लिए हैं, तो उसमें 3 प्रकार के मात्रक हम काम में लेंगे। पहला है द्रव्यमान मात्रक, दूसरा है
द्रव्यमान, आयतन मात्रक, और तीसरा है आयतन मात्रक। तो द्रव्यमान मात्रक के अंदर भी अपने आप में 4 प्रकार के मात्रक हम सांद्रता व्यक्त करने के लिए उपयोग में लेते हैं। पहला द्रव्यमान प्रतिशतता, जिसे हम परसेंट W/W से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा है मोल भिन्न या मोल प्रभाज भी कह देते हैं, या अंश शब्द भी काम में लेते हैं भिन्न की जगह। तो मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल भिन्न, और इसे व्यक्त किया जाता है x से। तीसरा है हमारे पास मोललता, जिसे हम स्मॉल m से व्यक्त करेंगे। चौथा है इसमें पार्ट पर मिलियन, इसे शॉर्ट में ppm से व्यक्त करते हो। इसी की एक दूसरी इकाई और है जिसे हम पार्ट पर बिलियन या ppb से व्यक्त करते हैं। तो ये द्रव्यमान मात्रक है जो ताप पर निर्भर नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर विलयन या कोई भी पदार्थ उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि उसका आयतन परिवर्तनशील होता है ताप के सापेक्ष। इसलिए ये सारी इकाइयां ताप पर निर्भर नहीं करती, और ताप बढ़ाने या कम करने पर विलयन की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, उसके बाद मोल भिन्न, उसके बाद मोललता, उसके बाद पार्ट पर मिलियन और बिलियन। उसके बाद देखें हम द्रव्यमान आयतन मात्रक में है। पहला द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो इसे हम व्यक्त करते हैं W/V% से। दूसरा इसमें मोलरता, तीसरा इसमें नॉर्मलता, और चौथा इसमें है फॉर्मूला। ये सारी अलग अलग इकाइयां हैं, और इसे हम कैपिटल M से व्यक्त करेंगे, इसे कैपिटल N से, इसे कैपिटल F से। और ये इकाई मोलरता का ही एक अन्य रूप है जो किसी विशेष परिस्थिति में हम काम में लेते हैं, और उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। फिर इसमें आयतन मात्रक में है आयतन प्रतिशत, और इसे परसेंट V/V से व्यक्त किया जाता है। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने द्रव्यमान मात्रक, और द्रव्यमान मात्रक में पहला टॉपिक अपना है द्रव्यमान प्रतिशतता। और इसकी परिभाषा देना चाहे तो बड़ी आसान परिभाषा है कि प्रतिशत शब्द से आप जानते हैं कि प्रतिशत का क्या अभिप्राय है 100। प्रतिशत का अभिप्राय हम क्या समझते हैं कि कोई भी पदार्थ को हम कितना मान लें, 100 इकाई में, 100 की इकाई में मान लें, और उसके सापेक्ष सभी घटकों को हम बांटते हैं, तो वो उसकी प्रतिशत मात्राएं होंगी। तो यहाँ पे विलयन को भी हम 100 की इकाई में ही व्यक्त करने जा रहे हैं। तो क्या माना हमने कि जब विलयन कितना हो, द्रव्यमान मात्रक की यदि बात करें तो इसमें विलेय और विलयन या विलायक सभी के यहाँ पे द्रव्यमान ही काम में लिए जाएंगे। तो इसीलिए इनको द्रव्यमान मात्रक कहा है। और द्रव्यमान प्रतिशत में भी हम ज्ञात करना चाहें तो विलयन को कितना मानेंगे 100 ग्राम, और विलेय इसमें कितना घुला हुआ है वो भी ग्राम में आएगा। तो विलेय पर परिभाषा देंगे हम, तो प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। तो दूसरी बात, इसकी इकाई क्या होगी, इकाई इसकी प्रतिशत ही है। दूसरी बात, ताप का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि किसी भी तापीय विलयन बनाए तो किसी पदार्थ का द्रव्यमान ताप के सापेक्ष बदलता नहीं है, इसलिए ताप से इंडिपेंडेंट है ये, यानी ताप पर निर्भर नहीं करते। उसके बाद इसका सूत्र क्या होगा, तो सूत्र हम परिभाषा से याद कर लेते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या रहेगा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान, ये भी ग्राम में होगा और ये भी ग्राम में, इंटू 100। अब कोई विलयन बनाना चाहते हैं तो विलयन के 2 घटक होते हैं, विलायक और विलेय। इन दोनों
दोनों को मिलाया है तभी तो विलियन बनेगा। तो इस फॉर्मूले को और कैसे लिखा जा सकता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या रहेगा, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, फिर विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान इंटू 100। इस प्रकार से इनको व्यक्त किया जा सकता है। अब विलियन के अंदर कोई भी घटक जो होगा उसको मैं स्पष्ट रूप में व्यक्त करना चाहूंगा, जिसको आप पूरे चैप्टर में उसी रूप में काम में लेना है। जब भी हम विलेय की बात करेंगे तो उसे बी से व्यक्त करेंगे, और जब भी आप विलायक की बात करेंगे तो उसे ए से व्यक्त करेंगे। विलेय का द्रव्यमान होगा WB और विलायक का द्रव्यमान होगा WA। विलेय के मोल होंगे NB और विलायक के मोल होंगे NA। जहां भी विलेय शब्द आएगा उसके लिए आप B, और जहां भी विलायक शब्द आएगा वहां पे A की फॉर्म में किसी भी टर्म को अपने यूज करेंगे। तो वहां पे समझ जाना है कि ये टर्म किस घटक के लिए दिया गया है। तो पहले हम बात करें कि यहाँ पे इस फॉर्मूले पे आधारित आप द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला बनाना चाहिए, शॉर्ट फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, परसेंट W/W बराबर WB अपॉन WS इंटू 100। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे विलियन लिखना चाहूँ तो विलियन को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, सॉल्यूशन से, और सॉल्यूशन का जो द्रव्यमान होगा उसे WS से, और उसके मोल यदि ज्ञात करने पड़े तो वो किस रूप में लिखूंगा, NS रूप में। तो ये फॉर्मूला हमारे पास, विलेय का द्रव्यमान WB, विलियन का द्रव्यमान WS इंटू 100। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। इसी प्रकार इस फॉर्मूले के आधार पर अपने पास फॉर्मूला बनने वाला है, प्रतिशत W/W बराबर क्या रहेगा, WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। तो ये विलायक का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, और ऊपर भी विलेय का द्रव्यमान इंटू 100। तो ये दोनों फॉर्मूले हम अनेक सूक्ष्म गणनाओं में काम में ले सकते हैं। जैसे ये सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको मैं यहाँ पे करवाता हूँ। जैसे ये ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और आपको कहे कि 1 बिलियन, या सीधा कहूँ कि 50 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 400 ग्राम विलियन बनाया गया, तो विलियन का परसेंट W/W ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो अल्प मात्रा में होगा वो तो विलेय, और जो अधिक मात्रा में होगा या तो होगा विलायक और या क्या होगा, विलियन। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि जल में घोलने पर बना 400 ग्राम विलियन, यानी ये तो क्या दिया, द्रव्यमान किसका है, विलियन का, और ये द्रव्यमान किसका है, विलेय का है। तो जो डाटा दिए हों उनको पहले लिख लेते हैं। WB विलेय का द्रव्यमान होता है, तो ये क्या है, 50 ग्राम है NaOH, और फिर क्या दे रखा है, WS विलियन का द्रव्यमान कितना है, 400 ग्राम विलियन है। तो अब इसके लिए WB और WS दे रखा है, तो परसेंट W/W कैलकुलेट करना है, परसेंट W/W कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये पड़ा, और इस फॉर्मूले में हम सारे मान रख देते हैं। और परसेंट W/W फॉर्मूला WB का मान WS का मान दिया गया है, तो दोनों की मान रख लेते हैं यहाँ पे 50/400 इंटू 100। ये सब ग्राम में कहीं आती, ग्राम से ग्राम कैंसिल, और इसको सोल्व किया तो ये कितना आएगा, 12.5%। तो ये इस फॉर्मूला विलियन का क्या आ गया, द्रव्यमान प्रतिशत। ये विलियन का इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है।